हेलो ऑल ऑफ यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो वीडियो होगा वो अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। और लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक परिदृश्य को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को, और फिर उसके बाद में लास्ट हमारा वीडियो होगा जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स पे होगा। तो वीडियोज़ जो है थोड़ा सा वीडियोज़ ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियोज़ की लेंथ जो है हमने कम कर दी है, क्योंकि हमारा नया पैटर्न ये है कि हर एक जो टॉपिक होता है लाइक राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, इनको हम एक एक वीडियो में कवर करते हैं। सारी चीज़ों को एक वीडियो में लेने की कोशिश नहीं करते हैं। और मैंने आपको कहा है कि एक बार इस मैगज़ीन को मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी। तो जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है क्रोनोलॉजी के, प्लस जो अदर करंट अफेयर्स जो रह गए हैं, उन सभी को हम एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे। 1 आवर का हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर सभी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको जान लेनी चाहिए चीज़ें, तो उनको हम एक जगह कवर कर लेंगे। तो ये है समरी बनाने का एक मेरा उद्देश्य है, ताकि आपका जब आरएस प्रीलिम्स आए तो आप एक एक घंटे के अंदर सारे वीडियोस देख करके 7-8 महीने के 8 घंटे के अंदर पूरे वीडियोस कवर कर लें। तो ये आगे का प्लान है। देखिए अब इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट करना है। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आपने फर्स्ट वीडियो को कई लोगों ने मेरे को कहा है, रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़ाना है, तो आप भी देखिए उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उसको कम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। उसका भी हम बाद में समरी वीडियो भी बनाएंगे, ताकि आपको आरएस प्रीलिम्स में जो है दिक्कत ना आए। तो अभी देखिए जो भी लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स है, आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैगज़ीन आपको ज़रूर से परचेज़ करनी है। मार्केट में ये 5 तारीख तक आ जाती है, एवरी मंथ के 5 तक तो ये आ ही जाती है। तो आपको ज़रूर से इस मैगज़ीन को परचेज़ करना है, ताकि आप रिवाइज़ अच्छे से कर सकें। अगर कुछ लोगों के पास में ये मैगज़ीन नहीं है, कुछ लोग रहते हैं दूर दराज में, नहीं मिल पाती है, तो आप इसका पीडीएफ जो है वो मैगज़ीन आने के आफ्टर 5 to 10 डेज़ के बाद में हम उसको अपलोड करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपनी समस्याएं बताई है, तो उनका भी कुछ अगर मेरे पास में सॉल्यूशन है तो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। तो चलिए पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर के। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो देखिए इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 2020 का जो 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, देखिए फिल्म जो फ्रेटर्निटी का क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसके अंदर ये सर्वोच्च सम्मान है, मतलब पूरे जो फिल्मी दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी व्यक्ति का, उससे जुड़े हुए व्यक्ति का, तो उसके लिए सर्वोच्च सम्मान आता है। तो अभी 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये आपके आशा पारेख जो अभिनेत्री हैं उनको मिला है। और इनकी कई सारी मूवीज़ हैं जो काफ़ी हिट थी, जैसे कि दिल देख के देखो, कटी पतंग, तीसरी मंजिल, कारवां। तो ये एक आपने तो इनको देखा ही होगा वैसे। फिर देखिए कि इस पुरस्कार के अंदर 10 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण कमल जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आशा पारिक जो है उनको पद्मश्री जो है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। 1992 के अंदर पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये सीबीएफसी जो है, यानी कि आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसकी भी ये अध्यक्ष रही हैं 1998 से 2001 तक। तो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आता है तो आपसे इसी प्रकार के फैक्ट्स याद करने की उम्मीद की जाती है, तो आप इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें। और ऊपर से जो इसमें जो चीज़ें दे रखी है ऊपर यहाँ पर कि भाई जो जूरी है उसमें 5 सदस्य थे। ये जूरी के बारे में तो आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है आपके एक भारतीय लेखिका हैं, और ये जो अवार्ड है इसका नाम है हरमन केस्टन पुरस्कार। ये ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो कि सताए गए होते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसको पढ़ते ही हंसी आ गई थी, लेकिन अब ठीक है। जो ये पुरस्कार है सताए गए लेखकों के समर्थन में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है। ऐसे किसी स्टूडेंट्स को भी दिया जाना चाहिए, नहीं कि घर वाले गालियाँ देते हैं, पड़ोसी भी जीने नहीं देते हैं, फ्रेंड्स अगर जो कोई सेलेक्ट हो गया तो वो बोलता है कि ओहो तेरा नहीं हुआ। तो ऐसे प्रताड़ित जो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक अवार्ड जो है आरपीएससी को या किसी भी संस्था को घोषित करना चाहिए। तो ये मजाक की बात थी। तो हरमन केस्टन पुरस्कार जो है चेन्नई में जन्मी एक भारतीय लेखिका है और कवयित्री है, जिनका नाम है मीना कंडासामी, और इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है दिया जाता है, और इसका नाम है हरमन केस्टन पुरस्कार। तो हरमन केस्टन इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक उपन्यासकार और नाटककार हुआ करते थे, उनके सम्मान में ये अवार्ड 1985 से दिया जा रहा है। पहले ये जो है 2 वर्ष में दिया जाता था,
उसके बाद इसको जो है प्रतिवर्ष कर दिया गया है। और जो हमारे ये मीना कंडासामी है, ये चेन्नई की हैं और इन्होंने जो है जातीय और जातीय उत्पीड़न के जो विषय हैं, काफ़ी सेंसिटिव विषय हैं। देखिए कास्टिज़्म और कास्टिज़्म से जो एक्सप्लॉइटेड पीपल हैं उनके ऊपर जो ये विषय है, उनके ऊपर इन्होंने कई सारे अपने लेख लिखे हैं और जो है नॉवेल्स लिखे हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, हरमन केस्टन पुरस्कार मीना कंडासामी को दिया गया है। ऊपर हमने पढ़ा 52वां जो आशा पारिक है उनको 52वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो 2 पुरस्कार तो हमें यहाँ पर याद हो गए। फिर हम देखते हैं ब्रेक थ्रू पुरस्कार। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि 2020 का हमने देख लिया, तो 2019 का बताइएगा कि 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अब तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता रहे कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा था या नहीं। नेक्स्ट देखिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार। आपने जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है, ये पहली चीज़ तो ये पुरस्कार जो है आपके गठित किया गया था सिलिकॉन वैली के जो भी आपके उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके द्वारा। एक समूह है उनका, जैसे गूगल के जो सर्गेई ब्रिन है और जो आपके मार्क जिकरबर्ग है और उनकी जो वाइफ है प्रिंसिलिया, तो इन सब ने मिलकर के जो है इसको 2010 के अंदर इस पुरस्कार को गठित किया था। नाम क्या है इसका? ब्रेक थ्रू पुरस्कार। और ये जो है साइंस के क्षेत्र में इसको ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, साइंस के क्षेत्र का ऑस्कर जो है इसको माना जाता है। अगर आप देखें तो नोबेल पुरस्कार के अंदर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जो है वो गिफ्ट में दिए जाते हैं, पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा पुरस्कार है। और अब देखिए इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं। इसमें एक तो मैथ्स आती है, गणित, दूसरा आपका फिजिक्स आता है, भौतिकी, और तीसरा आपका आता है लाइफ साइंसेज, जीवन विज्ञान। इन 3 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं किस किस को मिला है। तो देखिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र के अंदर जो है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित की कई खोजों के लिए डैनियल स्पीलमैन को ये अवार्ड दिया गया है। ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था। सेकंड देखिए जो फंडामेंटल फिजिक्स है उसमें चार्ल्स बेनेट और फिर है गाइल्स ब्रेसार्ड, डेविड ड्यूश और पीटर शोर, इनको जो है क्वांटम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें रिसर्च के लिए अवार्ड दिया गया है। तो चार्ल्स गिल्स और डेविड, इन तीनों के नाम, और पीटर शोर, इनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। लाइफ साइंसेज के अंदर क्लिफोर्ड ब्रेंगेविन, एंथोनी हेमन, इनको सेलुलर संगठन जो होता है आपका, उसमें जो नए तंत्र है उसकी खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। डेमिस हेसेबिस और जॉन जंपर और अल्फाफोर्ड के विकास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है। फिर है इमैनुअल मिग्नॉट और मसाशी यग्नेसेवा, और इनको जो है नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए दिया गया। ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो ये अवार्ड्स जो हैं ब्रेक थ्रू पुरस्कार के हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपके इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो ये क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने हमारे भारत का एक पहल है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रण करने के लिए भारत की एक पहल है और उसको संयुक्त राष्ट्र ने सराहा है और उसको अवार्ड भी दिया है। तो इस पहल के बारे में पहले तो जान लेते हैं। तो देखिए ये पहल जो है 2017 में स्टार्ट की गई थी और इसको जो है हमारे यहाँ का परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की एक सहयोगी पहल के रूप में जो है वो देखा जाता है। इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने में आए हैं और इसीलिए देखिए एक तो होता है कि संक्रामक बीमारियां और एक होता है गैर संक्रामक बीमारियां, जैसे कि कुछ डिजीजेस लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है। तो इन सब के लिए जो है कुछ प्रोग्राम्स जो है UN के द्वारा निकाले जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है गैर संक्रमणकारी रोगों को रोकने व नियंत्रित करने और एकीकृत जन केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के क्षेत्र में भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और कार्रवाई को जो है ये मान्यता देता है ये पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है भारत का जो ये पहल है इसको दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया है। 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल
प्रोग्राम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये पुरस्कार का नाम है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो है हाल ही में ये पुरस्कार जो है गैर संक्रमणकारी रोगों के लिए भारत की किस पहल को दिया गया है? तो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को जो है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो देखिए नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस अवार्ड के अंदर जो है ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने एसडीजी के जो लक्ष्य हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको आप सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, तो ऐसे 17 लक्ष्य दिए गए हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, साफ वातावरण का, साफ पानी का अधिकार है, स्कूल जाने का जो अधिकार है, ये सारे जो अधिकार हैं इनको लेकर के 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो उनके क्षेत्र में कौन कितना ज़्यादा कार्य कर रहा है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए 2022 के लिए ये अवार्ड दिया गया है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत की जो डॉक्टर राधिका बत्रा है इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है एवरी इन्फेंट मैटर्स। इन्फेंट यानी कि जो नया बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। तो एवरी इन्फेंट मैटर्स करके इनका एक एनजीओ है जो कि बच्चों को, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कार्य करता है। तो इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको चुना गया है और ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा जिसका नाम है गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। अब देखिए कि इसमें अफगानिस्तान की ज़ारा जोया को भी अवार्ड दिया गया है। इनकी एक समाचार एजेंसी चलती है जिनका नाम है रुखसाना मीडिया और ये क्या करती है कि जो अफगानिस्तान में, आपको पता ही है अफगानिस्तान और ये इस तरीके के सीरिया, अफगानिस्तान, ये ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर जो लोग हैं उनकी कहानियाँ बताने के लिए, उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण उनकी जो कहानियाँ हैं उनको बताने के लिए जो है उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को देख करके ये पुरस्कार उनको दिया गया है। तो ज़ारा जोया का नाम ध्यान रखिएगा। युगांडा से है एक वेनेसा नकाटे, तो इनको जो है वहाँ के जलवायु से रिलेटेड जो कार्य है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कार्य है उसको लेकर के ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनका जो मूवमेंट है उनको राइज अप मूवमेंट या ग्रीन स्कूल्स प्रोजेक्ट जो है वो कहा जाता है। ये इनका एक प्रोजेक्ट है। और देखिए लास्ट जो अवार्ड है वो यूरोपियन यूनियन जो है उसकी उर्सुला वोन डेर लेयन, ये जो महिला हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है और उनको जो है सामाजिक क्रांति लाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। उनके देश के अंदर सामाजिक क्रांति लाने के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर राधिका बत्रा और ज़ारा जोया, वेनेसा नकाटे और उर्सुला वोन, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम ध्यान रखिएगा, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। क्यों दिया जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसने क्या क्या कार्य किया है, तो उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार देखिए, आपका बहुत जाना पहचाना होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कई भारतीयों को ये जो है वो मिल चुका है अवार्ड। देखना चाहिए आपको कि किन किन भारतीयों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बारे में अभी और देखते हैं कि इस बार वाला 2022 वाला ये पुरस्कार किस किस को मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि ये अवार्ड तभी पढ़ना चाहिए जब हमारे भारतीय किसी व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया हो। दिया गया था इस बार के लिए जो 64वां ये पुरस्कार है, 64th ये अवार्ड है, 64th एडिशन है इस अवार्ड का। केरला के कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम की जो वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है के शैलजा, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। तो इनको ये अवार्ड देने की घोषणा की गई थी लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। रीज़न क्या था कि इनको देना इसलिए चाह रहे थे कि भाई इन्होंने जो है निपाह वायरस है, कोविड है, इसके तहत इन्होंने काफ़ी जो है वो कार्य किया था, लेकिन इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये सामूहिक प्रयास है, एक हमारा टीम वर्क है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार मैं नहीं लूँगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भारतीय जो दावेदारी थी वो इसकी ख़त्म हो गई। अब देखिए कि इसमें और किन किन लोगों को दिया गया है। तो कंबोडिया के जो मनोचिकित्सक हैं सोथियारा छिम नाम है उनका, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं बर्नाडेट जे मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है गैरी बेनचेगी, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये पूरे एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो माना जाता है और इसको जो है फिलीपींस के जो पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति थे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस अवार्ड को हर साल जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा जो ये अवार्ड है ये मनीला में दिया जाता है जो फिलीपींस की राजधानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके अलावा आप एक लिस्ट देखिएगा जिसके अंदर रेमन मैग्सेसे अवार्ड किन किन भारतीयों को जो है वो अब तक दिए जा चुके हैं। तो इस बार के लिए जिनको चुना गया था उनका नाम है
ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, लेकिन इन्होंने इसको जो है वो लेने से इनकार कर दिया। तो अभी भारत से कोई दावेदारी इसके लिए नहीं थी, तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर देखिए स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपने जो है पीरामल फाउंडेशन के बारे में तो सुना ही होगा। तो इन्होंने जो है पहली चीज़ तो ये कि ये एक अग्रणी वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति हैं, और इनके जो नवाचार हैं, दवाइयाँ हैं, उनके कारण जो है स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ है, उसमें इनके योगदान को लेकर के ये अवार्ड इनको दिया गया है। इससे पहले भी 2006 के अंदर इनको फ्रांस के द्वारा ही, जो उनका दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, सिटीजन अवार्ड होता है, जिसका नाम है शेवेलियर डी ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट, ये इस अवार्ड का नाम है। ये पहले भी इनको दिया जा चुका है 2006 में, और अभी इनको सर्वोच्च जो अवार्ड है वो दिया गया है, जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। तो ये फ्रांस का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि डॉक्टर स्वाति पीरामल को जो है वो दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। फिर चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों को लेकर के। अब देखिए ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, और शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो दिल्ली भवन, जो विज्ञान भवन है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अभी जो है 46 टीचर्स को ये अवार्ड मिले हैं। सबके नाम याद नहीं रखने, अपने को राजस्थान के देखने हैं। तो राजस्थान से 2 शिक्षक हैं, एक तो बीकानेर के हैं सुनीता गुलाटी, और दूसरे हैं उदयपुर के दुर्गाराम मुवाली। इन 2 शिक्षकों के नाम आप ध्यान रखिएगा, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 50,000 रुपीज़, उसके अलावा एक जो है आपका रजत पदक और कुछ प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। फिर देखिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जो है, इनके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो एमी अवार्ड है ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आप इसको जो है इग्नोर करिए। इग्नोर मतलब स्किप कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट न्यूज़ है वहाँ देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में देखिए कि यहाँ पर भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह सचिव है, नाम है सुएला ब्रेवरमैन। ये थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा है, हाँ, सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है, और इनको लंदन के अंदर जो है पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये इस श्रेणी का अब तक का पहला पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। और विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किए गए भारतीय मूल के व्यक्तियों ने में प्रसारणकर्ता नगा मुंचेटी को मीडिया श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। करणजीत कौर बेंस को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड करतार लालवानी को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा कैप्टन हरप्रीत चंडी और प्रोफेसर सर शंकर बाला सुब्रमण्यम और शमील कवि ठकरार को विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिए गए हैं। तो अब देखिए ये जो पुरस्कार है ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनकी उपलब्धियों को जो है वो मान्यता देता है। पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है क्वीन एलिजाबेथ वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये एक श्रेणी है इस पुरस्कार की, और इसके अंदर जो है भारतीय मूल की जो ब्रिटेन में गृह सचिव हैं जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा भी कई सारे अवार्ड्स जो हैं इस श्रेणी के अंदर है, जैसे कि मीडिया श्रेणी के अंदर पुरस्कार है, उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो ये थोड़े से अवार्ड आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इनका नाम जो है, इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि गृह सचिव भी है वहाँ पर, और भारतीय मूल के नाम है सुएला ब्रेवरमैन। इनको जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर देखिए उसके अलावा जो अवार्ड हमको देख लेने चाहिए, यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, जो कि आपके जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर है सिकंदर रजा, और ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है जिनका नाम है ताहलिया मैकग्रॉथ। तो देखिए जो ये जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सिकंदर रजा जो है, इनको ये पहली बार जो है ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। और तो देखिए इसमें और कुछ इतना विशेष है नहीं, बाकी सब तो कॉमन है। और यहाँ पर देखिए जो कोच्चि का एयरपोर्ट है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसको एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है। कोच्चि एयरपोर्ट के बारे में तो मैं क्योंकि वहाँ गई हुई हूँ तो मुझे पता है कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सुविधाएं काफ़ी अच्छी, और एक तरीके से जब हम गए थे तो कोविड था उस समय, तो काफ़ी जो है इन्होंने सुरक्षा इंतज़ाम जो है वो पुख्ता किए हुए थे। ऐसे नहीं कि बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने वहाँ पर जो है पूरा लिस्ट हमारा लिया था, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा वहाँ का सिस्टम है। नीट एंड क्लीन भी बहुत ज़्यादा है। खैर पूरा केरला ही नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको, लेकिन ये तो जो है हमने देखा है कि सर्विस क्वालिटी जो है वो वाकई में अच्छी है वहाँ की। और वहाँ पर एक चीज़ है ना कि हर आदमी अपना काम जानता है। अगर वो एक छोटा सा काम भी कर रहा है, लाइक एक अगर वो प्यून भी है, तो उसको पता है कि ये कार्य मुझे कैसे करना है। वो बहुत एफिशिएंट है और अपना उसका कैलिबर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा होता है कि जब हम पढ़े लिखे होते हैं और हम बाय चॉइस हम चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, तो उस काम को फिर व्यक्ति जो है एफिशिएंटली करता ही है। तो ये वहाँ पर देखने को मिला था। और तो जो ये आज हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। खेल परिदृश्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और देखिए कि कुछ एक स्टूडेंट हैं, उनको कुछ एक एग्ज़ाम के अंदर फेलियर मिला था। तो देखिए फेलियर के लिए एक ही एडवाइस होती है कि फेलियर जो है सक्सेस से ज़्यादा बेटर होता है। कभी-कभी कुछ कमी रह ही जाती है हमारे अंदर, जिसको कि भगवान भी चाहते हैं कि शायद हम पूरी करें और उसके बाद हमें कुछ अच्छा जो है पोजीशन या पद जो है वो मिले। और अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सक्सेस वहाँ कम है, फेलियर वहाँ ज़्यादा है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, डेटा कहता है। प्रोबेबिलिटी यही है कि वहाँ पर आपको फेलियर ज़्यादा फेस करने होंगे और जो सक्सेस है वो आपको जो है वो किस्मत की बात है, लेकिन हाँ, मेहनत है, लेकिन किस्मत भी थोड़े बहुत वहाँ पर वर्क करती है। और देखिए कभी भी आशा से नहीं चूकना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से आईएएस ऑफिसर थे, है ना? तो और इतने बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हमारे समाज के अंदर हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छे-अच्छे काम किए। वो सभी कोई आईएएस ऑफिसर तो थे नहीं। आपका लास्ट अटेम्प्ट था, आपको दुःख भी ज़्यादा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। आपके लिए पीसीएस आप दे सकते हैं। उसके अलावा भी कई काम हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने जो वहाँ से सीखा है उसको आप हमेशा होल्ड करके रखिएगा अपने अंदर। उस चीज़ को आप अपनी पर्सनैलिटी में दिखाइएगा कि आपने सीखा क्या है। आपको जो नेगेटिव चीज़ें मिली है वो तो चलो छोड़िए, लेकिन जो पॉज़िटिव चीज़ें मिली है, जो 99 चीज़ें आप पॉज़िटिव लेकर के आए हैं, जो आपने सीखा है वहाँ से, आपने जो एजुकेशन के अंदर जिस कहते हैं ना, जिस स्ट्रेंथ तक आप पहुँचे, अपने दिमाग की जिन सीमाओं को आपने हासिल किया है, उसको आप छोड़िएगा मत। वो सबसे बेस्ट चीज़ वो है। ठीक है? तो कोई बात नहीं, सक्सेस और फेलियर तो लाइफ़ का पार्ट है, होती रहती है। और वैसे भी अपन कोई नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि अपन फेल हो गए तो पूरे अखबार में छप जाएगा, ले भाई इसके तो 6 अटेम्प्ट निकल गए और इसको तो सक्सेस नहीं मिली, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं है, आपके 50 लोग जो आपके इर्द-गिर्द हैं वो आपको जानते हैं, और वो उनको भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में छिद्रान्वेषण करेंगे। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, वो सब भूल जाइए। आप क्या चाहते हैं, आपने क्या सीखा है, उसको आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि आपने वहाँ से जो है लाइफ जीना सीख लिया हो, या आप जो है कई चीज़ों का जो आज भी लोग बड़े होने के बाद में भी जिनका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या घट रहा है उनके साथ में, वो चीज़ें आप वहाँ से सीख कर के आए हो। तो जो सीखा है, 99 जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनको पकड़ के रखिए। 1% जो आपका फेलियर आपको मिला है उसको ध्यान में जो है वो ना रखें। मुश्किल है, लेकिन आदत रख डालेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव रूप में लेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है? तो यही मैं कहना चाहूँगी, और आपके पास में बहुत स्ट्रेंथ है, आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आई होप आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके प्रश्न का और अच्छे से उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि एक 1 टू 1 जब हम चैट करते हैं तो चीज़ें ऐसा लगता है कि अगला व्यक्ति हमारी बात नहीं समझ रहा है। मैं आपकी सभी चीज़ों को समझ गई थी। और देखिए फेलियर चलता है और उसको दिल से नहीं लगाना है। कल को आप जीत जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे तो उसको भी दिल से नहीं लगाना है। न्यूट्रल रहना है। गीता का जो एक है ना कि स्थिति प्रज्ञ रहना चाहिए। मुश्किल है लेकिन रहना चाहिए, सच में ये है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को आज जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो खेल परिदृश्य के ऊपर होगा। पॉजिटिव रहिए और पूरी स्ट्रेंथ के साथ में अपनी जो लिमिट्स हैं उनको आगे बढ़ाइए, अपनी चीज़ों को, अपने जो दिमाग की जो लिमिट्स हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और नई चीज़ों में फ़ोरे करते रहिए, ताकि आपको जो है अपने आप पता चलेगा कि आगे का लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को और फिर लास्ट का मिसलेनियस टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।